आपने कई बार सुना होगा कि पिछला साल यानी 2025 वो साल था जब ग्लोबल ट्रेड काफी बिगड़ गया। पिछले साल यूएस ने टैरिफ वॉर और बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन शुरू किए, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। जब दूसरे देशों ने रिस्पॉन्ड किया तो ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इतने बढ़ गए जितने ये कई डेकेड्स में भी नहीं थे। कई सालों में डेवलप किए गए ट्रेड नेटवर्क्स अचानक खत्म होने लगे। ऐसा लग रहा था कि डी ग्लोबलाइजेशन का एक फेज आ रहा है, जहां देश इंटरनेशनल ट्रेड से पीछे हट रहे थे और बिजनेसेस बस अपने कस्टमर्स को ही सर्व कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले ही ग्लोबल ट्रेड का सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक मेजर स्ट्रेस टेस्ट था। ये अब इन नए लिमिटेशंस के साथ अडाप्ट कर रहा था। हर साल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक टीम ग्लोबल वैल्यू चेन रिपोर्ट रिलीज करता है। रिपोर्ट ये देखती है कि पिछले सालों में ग्लोबल वैल्यू चेन्स कैसे बदले हैं। इस साल का रिपोर्ट 450 पेजेस से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसका मैसेज पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2025 में ग्लोबली क्या क्या हुआ है। फिर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम इन सब में इंडिया पे पड़ने वाला इम्पैक्ट भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 2025 में ग्लोबली क्या क्या हुआ। पिछले कुछ सालों का मेजर थीम फ्रैगमेंटेशन था। 10 साल पहले ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक बड़ी और ग्लोबल इकोनॉमी बन रही थी, लेकिन 2018 से ये सिचुएशन बदल रही है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स के साथ जियोपॉलिटिकल राइवलरी शुरू हुई, जो ग्लोबल ट्रेड में फैलने लगी। कंट्रीज अभी भी ग्लोबली ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन इसका अमाउंट अब कम होने लगा है। रिपोर्ट के हिसाब से सबसे खराब एपिसोड 2022 में हुआ। रशियन ट्रूप्स के यूक्रेन में मार्च करने के कारण कई ट्रेड टाइज टूट गए। 2023 और 2024 में चीजें थोड़ी स्टेबलाइज हुई, लेकिन 2025 के फर्स्ट हाफ में फ्रैगमेंटेशन वापस बढ़ने लगा। यूएस और चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनरशिप बहुत तेजी से टूटने लगा था। लेकिन ये ग्लोबल ट्रेड के एंड का सिग्नल नहीं है। जब पुराने नेटवर्क्स टूटते हैं तब कंट्रीज के बीच का बायलैटरल ट्रेड भी कम होने लगता है। जैसे जब यूएस, चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज के अगेंस्ट ट्रेड बैरियर्स बढ़ाता है तो ये इन दोनों देशों से कम इंपोर्ट करता है। वैसे ही अगर यूरोप रशिया से ऑयल टाइज कट करता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कम ट्रेड करते हैं। तो जिस ग्लोबल इकोनॉमी का बनना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके कुछ हिस्से चले जाने लगे थे। जैसे यूरोप ने अपने एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंस बहुत कम किया। ये सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद से शुरू हुए एक ट्रेंड का रिवर्सल था। लेकिन कुछ देशों के बीच ट्रेड कम होने का मतलब ग्लोबलाइजेशन खत्म होना नहीं होता। ग्लोबल वैल्यू चेन्स का ब्रॉडर मॉडल अभी भी बदला नहीं है। मतलब बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क्स जिसमें अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टास्क करते हैं। 2022 में अपने पीक पे वर्ल्ड ट्रेड का 48% ग्लोबल वैल्यू चेन से हुआ। अब ये 46.3% तक कम हो चुका है। पिछले कुछ सालों के इंस्टेबिलिटी के बावजूद ग्लोबलाइजेशन पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ये अभी भी अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही है। बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स नए फॉर्म्स ले रहे हैं। मेक्सिको और वियतनाम जैसे कनेक्टेड इकोनॉमीज का राइज सबसे बड़ा अडॉप्शन है। हम इन्हें भी जल्द ही डिस्कस करेंगे। गुड्स के अलावा सर्विसेज की बात करें तो रीसेंट केओस का इनके ट्रेड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ये शिफ्ट कुछ टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में सर्विसेज ग्लोबल वैल्यू चेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सर्विसेज जिसे इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है, गुड्स से ज्यादा रेजिलिएंट रहे हैं। मतलब इन पे कोविड-19 जैसे इवेंट्स का कम इंपैक्ट रहा है। तो जब पूरी दुनिया में गुड्स ट्रेड वीक हो रहा है, सर्विसेज ट्रेड शायद इस शॉक को अब्सॉर्ब कर सकता है। चलिए अब इस रिपोर्ट के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हुआ है और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अगर आप हमें कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि बिजनेसेस और इकोनॉमीज बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और ऐसे सिचुएशन से रेगुलरली निकल भी जाती हैं। ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि फिलहाल इनस्टेबिलिटी से डील करने के लिए ये कैसे बदल रहे हैं। हम जो फ्रैगमेंटेशन देख रहे हैं उसमें एक कॉमन फीचर है। जो कंट्रीज एक दूसरे के जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं, उनके बीच डायरेक्ट ट्रेड कम हो रहा है। रिपोर्ट यूएन वोटिंग पैटर्न्स के हिसाब से ग्लोबल ब्लॉक्स के बारे में भी बात करती है और इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने मिलता है। 2017 से इन ब्लॉक्स के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन ब्लॉक्स के बीच होने वाले ट्रेडिंग एक्टिविटीज से लगभग 4% तेज ग्रो हुई है। सबसे क्लियर एग्जांपल यूएस और चाइना है। जब 2018 से इनका ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, इनका आपस में ट्रेड बाकी दुनिया के साथ ट्रेड से लगभग 30% धीरे ग्रो हुआ है। लेकिन ये ग्लोबल डिविजन्स एब्सोल्यूट नहीं है। यूएस और चाइना के पार्टनरशिप के वीक होने का मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टनर्स का नेटवर्क वीक हो रहा है। एक्चुअली इसका ऑपोजिट हो रहा है।
कई कंट्रीज खुद को इन राइवल कंट्रीज के बीच में पोजीशन कर रही हैं। ऐसा करके ये कनेक्टर्स का काम करती हैं। ये उन कंट्रीज के बीच गुड्स मूव करती हैं जिनका ट्रेड में राइवलरी चल रहा हो। जैसे 2024 तक मेक्सिको चाइनीज गुड्स के अमेरिका जाने का रास्ता बन गया था। इससे ये अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। ऐसे ही कजाकिस्तान ने भी रशिया को अपने सैंक्शंस के बावजूद ग्लोबली गुड्स खरीदने में मदद की। 2022 में रशिया टेक्निकली यूरोपियन मार्केट से कट ऑफ हो चुका था। तब इसके कजाकिस्तान से इंपोर्ट्स लगभग 83% बढ़े। तभी कजाकिस्तान के ईयू से इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्टर इकोनॉमीज बस एक कंट्री से दूसरे कंट्री गुड्स रीरूट कर रहे हैं। ये ज्यादातर केसेस में वैल्यू चेन में एक छोटे रोल के साथ स्टेप इन कर रहे हैं, जैसे असेंबली या पैकेजिंग। मतलब कनेक्टर बन के ये इकोनॉमीज खुद को ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन इन सब का एक और साइड भी है। जैसे जैसे इंस्टेबिलिटीज बढ़े, बहुत सारे बिजनेसेस दूसरे कंट्रीज के सप्लायर्स में ब्लाइंडली डाइवर्सिफाई करने लगे। एक सर्वे के हिसाब से 2022 में 63% एंटरप्राइजेज ने अपना सप्लायर बेस बदलने की कोशिश की है। लेकिन एंड में ये चेंजेस ज्यादातर कॉस्मेटिक या दिखावे के थे। इन कंट्रीज ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के नंबर्स बढ़ाए, लेकिन इनमें से मीनिंगफुल ट्रेड रिलेशंस बहुत कम थे। मतलब ऐसे पार्टनर्स जिनके साथ 1% से ज्यादा ट्रेड शेयर हो। रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेड पार्टनर बदलने का फायदा तभी है जब ये पिछले पार्टनर से ज्यादा स्ट्रांग हो। इसीलिए चाइना प्लस वन जैसे नैरेटिव से आसानी से नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं आ जाते। नए सप्लायर इकोनॉमीज को एग्जिस्टिंग सप्लायर्स को रिप्लेस करने के लिए इक्विप्ड होने की जरूरत होती है। रिपोर्ट पोटेंशियल सप्लायर्स को इवैल्यूएट करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क भी देती है, जिसे ग्लोबल वैल्यू चेन रेडीनेस इंडेक्स कहती है। हम इस इंडेक्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक की इनसाइट ये है कि अच्छे रिप्लेसमेंट सप्लायर के पास अच्छी कनेक्टिविटी, तेज कस्टम्स क्लियरेंस टाइम्स, इजी परमिटिंग, इजी फाइनेंसिंग जैसे फीचर्स होने चाहिए। इस तरह के रेडीनेस के बिना डाइवर्सिफिकेशन की कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। करंट अनसर्टेनिटी कई कंट्रीज के लिए एक क्राइसिस जैसा है। इनमें से कई ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू रिस्पॉन्ड किया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस टूटने के कारण इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का एक रश चालू हुआ है, जैसे चिप्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, बैटरीज एटसेट्रा। इसके लिए कई इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि रीसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का स्केल और स्कोप आज से पहले कभी नहीं देखा गया है, खास करके तब जब WTO वीक हो रहा हो। इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट कैसे समझें, यह समझना भी मुश्किल है। मॉडर्न इकोनॉमीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। एक एग्जाम्पल देखें तो कुछ समय पहले चाइना ने अपना लोकल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री सब्सिडाइज करना स्टार्ट कर दिया था, भले ही ये अपने कंपटीशन जापान और कोरिया से काफी इनएफिशिएंट था। जैसे जैसे ये गवर्नमेंट बैक चाइनीज बिल्डर्स राइवल को पुश आउट करने लगे, ग्लोबल शिप प्राइसेस गिरने लगे। इससे शिपिंग 6% तक सस्ती हो गई। ये चाइना के लिए एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज थी। जो कंट्री पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हो, उसके लिए शिपिंग प्राइसेस गिरने का मतलब चाइनीज एक्सपोर्ट्स लगभग 5% बढ़ पाए। एक फनी बात यह है कि चाइना के सब्सिडी में दिए हर डॉलर के बदले शिप बिल्डर्स बस लगभग 18 सेंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर पाए। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से ये बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है, लेकिन इससे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारा बिजनेस मिला। तो क्या ये पॉलिसी सक्सेसफुल था या ये फेल हो गया? इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी का एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा काउंटर इंटुइटिव आउटकम भी था। ट्रेड डील्स के नंबर्स बढ़ गए हैं। ये पहले जैसे ब्रॉड ऑल इंक्लूसिव डील्स नहीं है जहां कंट्रीज आपस में ट्रेड टर्म्स सेट करते हैं, बल्कि ये नैरो एग्रीमेंट्स हैं जो बहुत स्पेसिफिक चीजें टारगेट करते हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन। पिछले 5 सालों में क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड डील्स लगभग 15 गुना बढ़े हैं। डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट्स इस सेम पीरियड में लगभग 35 टाइम्स बढ़े हैं। ये डील्स पुराने ट्रेड डील्स जैसे एम्बिशियस नहीं है, इसीलिए इनका रिजल्ट भी अलग है। जैसे ये थोड़े जल्दी में बने हैं, इनमें कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं होता, मतलब इन डील्स से शायद बहुत कम ट्रेड जनरेट होगा। इनमें से सबसे सक्सेसफुल डील्स उन एंटिटीज के बीच हो रहे हैं जिनके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज हैं और जिनकी इकोनॉमीज ऑलरेडी काफी कनेक्टेड हैं। अगर 2 कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी एक रीजनल ट्रेड डील है, तो नए डील्स के सक्सेसफुल होने के 8 गुना ज्यादा चांसेस हैं। इससे एक इंटरेस्टिंग आउटकम मिल सकता है। जैसे जैसे जो कंट्रीज एक दूसरे को जानते हैं उनमें ट्रेड डील्स होंगे, ग्लोबल इकोनॉमी शायद रिकवर कर सकती है। इस रिपोर्ट ने और भी काफी कुछ कवर किया और हम ये सब लिमिटेड टाइम में कवर नहीं कर सकते, लेकिन इसने इंडिया के बारे में भी कुछ पॉइंट्स कहे हैं। जैसे इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स में डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे टॉप 10 कंट्रीज में से एक बन चुका है। दुनिया के एक्सपोर्ट बास्केट में इंडिया 2.8% वैल्यू ऐड करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट से आता है। WTO इंडिया के ग्लोबल वैल्यू चेन को हैंडल करने के रेडीनेस को डिटेल में असेस करता है
और हमारा परफॉर्मेंस बहुत वैरिड है। जैसे हमारे फाइनेंशियल रिजर्व्स या हमारे लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंसेस के लिए हमें हाई रेटिंग्स मिली हैं। एक सरप्राइज ये है कि इस रिपोर्ट ने इंडिया के बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स को फर्स्ट रैंक दिया। हम कई एस्पेक्ट्स में बहुत खराब भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारे फर्म्स का कैपेसिटी, हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा फाइनेंशियल डेप्थ। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया उन 16 कंट्रीज में से एक है जिसका वैल्यू चेन लगातार बढ़ रहा है। मतलब हम पूरी दुनिया में से कुछ कंट्रीज में से एक हैं जो ग्लोबल प्रोडक्शन के डीपर और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्लोबल ट्रेड और फ्रैगमेंट होगा? क्या इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।